तो पेज नंबर 2 पर हमारा सिलेबस शुरू होता है, तो शुरुआत ही चैप्टर नंबर 2 से है। जो सिलेबस में दे रखा है ना फिजिकल वर्ल्ड, जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी, वो चैप्टर हटा ही दिया है उन्होंने, करना ही नहीं है। ठीक, तो हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यानी कि चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, इन दोनों के कंबाइंड 24 लेक्चर दे रखे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स दे रखा है आगे 24। ठीक है, तो 12-12 हो गए। और ये ना डिटेल में आगे देखोगे, पेज नंबर 3 पर आ जाओ, तो डिटेल में आप आगे देखिए, तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप देखिए शुरुआत जो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, हम कर चुके हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेशंस मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, वो दे रखा है इन्होंने। और ब्रैकेट में दे रखा है ग्राफिकल ट्रीटमेंट, ग्राफिकल ट्रीटमेंट तो स्पेशली लिखा हुआ है ग्राफिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ग्राफिकली उनको डिराइव करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने तो बाकी टोटल 3 मेथड से कर लिया है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करना है इसमें। तो ये जो है ना 12 पीरियड दे रखा, 12 पीरियड में नहीं होता भैया, 12 पीरियड में नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है 14 या 15 पीरियड में होता है। और वो जो नंबर ऑफ पीरियड्स भी लिखा हुआ है ना, वो पीरियड फिर 1 घंटे का होता है, आपके यहाँ 40 मिनट का होता है वो। हमारे यहाँ तो 55 मिनट्स नहीं 40 होता है। 55 का तो फिर भी अच्छा है, अच्छी टाइम ड्यूरेशन। इसलिए हमारे 5 ही पीरियड होते थे, मतलब एक ऑलमोस्ट एक घंटा देते हैं। अच्छा, 5 ही पीरियड है बस, हाँ। बहुत यही होना चाहिए। 9 पीरियड्स है हमारे और एक पीरियड 40 मिनट ये होना चाहिए। तो मतलब जो आपका अगर गेम्स का भी होगा तो वो भी लगभग 1 घंटे का होगा। नहीं, गेम्स का होता ही नहीं होगा। गेम्स का है नहीं, हमारे साथ ये है कि हमारे 6th और 7th पीरियड में एफडी होते हैं। एफडी में हम स्कूल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वॉलंटियर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, कैश के लिए, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में होते हैं। बहुत बढ़िया है, ड्यूरेशन बहुत अच्छी है। इस ड्यूरेशन में टीचर पढ़ा भी लेता है, बच्चों के डाउट्स भी ले लेता है। सर बच्चों के डाउट्स, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम पता नहीं, हमें बाकी टीचर्स को तो नहीं पता, जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं मेजॉरिटी क्लास को नहीं आता। वो पर्टिकुलर एक टीचर खराब होंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर पढ़ाते हुए VVIP में पढ़ाते हुए मेरे को 2016 से होगा, 8 साल हो गए, ठीक है, अभी 9वां साल चल रहा है। तो आप ये देखिए, मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि बैच में लास्ट तक आते आते हर बैच में लगभग 20-22 बच्चे होते हैं। और जब वो 20-22 होते हैं उनमें से हार्डली 2 या 3 होते हैं बस DPSC। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th के बाद 11th में पहुँचते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ में सभी के साथ में ये रहता है, वो बता देते हैं कि सर 11th-12th में हमारे टीचर बहुत बढ़िया हमको मिले और वो स्टेबल है, टिके हुए हैं वहाँ पर। टिके हुए इस वजह से है कि शायद मैनेजमेंट उनकी बात भी ढंग से सुन लेता हो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, टीचर चिढ़ जाते हैं छोड़कर। एक मैथ्स की आपके यहाँ पर रानू मैम और एक चतुर्वेदी सर है, ठीक है, और उनके ऊपर खूब लोड है। और आप ये देख लीजिए, जो बच्चा स्कूल में उनसे पढ़ता है वो ट्यूशन नहीं लगाता मैथ्स का, ना 11th में ना 12th में। चतुर्वेदी सर तो गंतव्य भी टीचर हैं, आपको साथ में हमारा जो गंतव्य प्रोग्राम चल रहा है उसमें चले गए तो उन बच्चों को JEE नीट की तैयारी करा रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ हैं। तो वो मतलब अच्छे टीचर्स हैं। अब फिजिक्स वाली कौन मैम है ये मेरे को नहीं पता, पल्लवी मैम, पल्लवी गोयल, तब पता नहीं किस वजह से उनका नहीं। एक हमारी बायो टीचर है गरिमा मैम, गरिमा मैम तो यहीं रहती हैं अच्छा, ब्लॉक में। ठीक पढ़ाती हूँ वो ठीक पढ़ाती हैं, बट उनके साथ भी ये बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ऑलरेडी यूनिट 1 खत्म करा दिया। हाँ, पूरी चलिए जी। तो मैं ना इसमें ये कर्व वाला जो है, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है और नीचे से ऊपर उठती हुई बन रही है, तो हमने इसमें ये देखा था कि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ऐसा देखा था कि एक्स एक्सिस पर तो हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहे यहाँ से शुरुआत हो जाए चाहे यहाँ से शुरुआत हो जाए, मतलब अगर ऐसे ऊपर उठता हुआ है दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा ग्राफ हमने देखा, क्वेश्चंस भी देखे। उन क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर ऐसे है और ऐसे है, तो इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती जा रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका 0 होगा।
और जब यहाँ की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी लगातार घट रही है। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्वेश्चन अगर बनेगा, ग्राफ अगर आएगा तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर बनेगा। अच्छा, जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका सिर्फ ग्राफ पूछा जा सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ आप बना के दिखाइए, ये पूछा जा सकता है। वो मैं बनवा देता हूँ, वो ऐसा ही है, और नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर। या तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव बताया था। हाँ, मैं अभी दोनों बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो, हाँ जी बताओ। हाँ हाँ, कर दीजिए कर दीजिए, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। तो डिस्टेंस टाइम के जो अभी तक हमने ग्राफ देखे थे उनमें हमने ये देखा था कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, तो मोशन उसका किस तरीके का है, तो वो 2-3 हमने ग्राफ्स देखे थे। अब देखते हैं और थोड़े अलग अलग तरीके के ग्राफ्स। उसमें आप ये देखिएगा, फर्स्ट डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर वाई एक्सिस पर। जब भी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आए, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, मतलब टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रहता है। तो अगर ये ऐसा हो गया इस तरह से, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। और ये समझ में आ गया होगा आपको, धीरे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम, कोई भी टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट सेम। इसका मतलब बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका कांस्टेंट है, रुकी हुई बॉडी है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। सेकंड देखिए, body is moving with uniform velocity. Body is moving with uniform velocity. ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और वो एक ही पैटर्न पर बढ़ रहा है कि हमने देखा कि 1 सेकंड में अगर हमने चेक करा, हमने देखा कि भाई 1 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, 2 सेकंड में हमने देखा उसने 2 मीटर करा, 3 सेकंड में हमने देखा उसने 3 मीटर करा। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 2 ग्राफ्स हम पहले भी कर चुके थे, ठीक है। तीसरा देखिएगा,
This graph shows an accelerated motion. Accelerated motion. ब्रैकेट में लिखिएगा स्पीडिंग अप मोशन. स्पीडिंग अप मोशन. स्पीडिंग अप मोशन से ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वो भी होता है जहाँ पर स्पीड कम हो गई होती है, स्पीडिंग डाउन होता है. अच्छा, तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे कैसे बता दिया? जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारे पास वेलोसिटी निकलती थी. यहाँ पर मैं सीधा एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इस वजह से कर रहे हैं कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. हमने देखा कि पहले 1 सेकंड में अगर बॉडी 1 मीटर चली तो वो 2 सेकंड में अचानक 3 मीटर पर पहुंच गई, और वो 3 सेकंड में अचानक से 5 मीटर पर पहुंच गई. और चौथे सेकंड पर तो एकदम से 10 मीटर पर पहुंच गई. तो इसका मतलब बड़ी तेजी से, मतलब हर सेकंड जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो ये आपका ये वाला ग्राफ हो गया. अच्छा जी, फोर्थ देखिएगा. तो ये वाला ग्राफ जो है, जो आपको बताया उन्होंने कॉनकेव, तो ये वाला कॉनकेव कह रहा है. कॉनकेव मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये इस तरह से ना गहरा है ना, ऐसे गहरा दिखाई दे रहा है ये. ठीक है. अच्छा, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? बल्जिंग आउट, थोड़ा उभरा हुआ, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं. तो अगला जो बनाएंगे वो कॉन्वेक्स बनाएंगे. इन पर जो है ना क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा वो भी बताऊंगा, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसमें बस पूछा जाएगा कि आप ये वाला ग्राफ बताइए, या ये ग्राफ दे दिया जाए और उस ग्राफ के बाद आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. उन 4 ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा. ठीक है, तो इस तरीके का. इन पर न्यूमेरिकल नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता वो बताता हूँ, मेरी 2 मिनट रुकिए बस. अब अगला देखेंगे. ये इस तरीके का बना लीजिए. इसमें लिखें दिस ग्राफ shows a decelerated motion. मतलब speeding down motion. This graph shows a decelerated motion, मतलब आपका speeding down motion. ये हो गया. अच्छा, स्पीड डाउन कैसे हो रही है इसकी तो देखिएगा. यहाँ 1 सेकंड का बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, जैसे मान लीजिए 4 मीटर ट्रैवल कर लिया 1 सेकंड में. 2 सेकंड में 5 ही मीटर पर पहुंचा, ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाया. 3 सेकंड में 5.5 समझ लीजिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो गैप है, पहले तो 0 से 4 मीटर का गैप था, फिर 1 मीटर का रह गया, और फिर आधे मीटर का रह गया, कम होता जा रहा है. और उस पर देखें, यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही रह गया. 5.7 कर दिया हमने, तो हमने कहा कि 0.2 मीटर. ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो भी गाड़ी है उसकी स्पीड जो है वो डाउन हो रही है. वो उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा जितना शुरुआत में हुआ था. शुरुआत में बहुत लंबा गैप था, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर कम हो गया, तो इसको डिसेलरेटेड मोशन बोलेंगे. वो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है. लिख दीजिए यहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स. उसके बाद हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें आप ये देखिएगा कि हमने ऐसा देखा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन बनाकर देखा है कि बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, जरा वाई एक्सिस के पैरेलल बनाकर देखते हैं उसमें क्या होगा. बता रहा हूँ
इसमें तो अभी एक और है 6 है। वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो धीरे धीरे ना टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, जब 0 सेकंड था टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो कुछ था ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में थी। जब 1 सेकंड था तब भी कुछ नहीं, जब 2 था तब भी कुछ नहीं, और जब 3 सेकंड है, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो पता चले कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पर मैच कहाँ पर कर रहा है। वाई एक्सिस पर मैच तो नहीं कर नहीं रहा, जैसे ये ग्राफ है तो इसको मैं वाई एक्सिस पर यहाँ पर मैच कर सकता हूँ। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को तो ये कह रहे हैं कि भाई 3 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या इतना नहीं, क्या इतना नहीं, क्या इतना कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक एरो लगा रहता है इस तरह से। इस एरो का मतलब ये है कि ये जा रहा है ऊपर, और कहाँ तक जा रहा है पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरे सेकंड में आकर इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका, इनफाइनाइट मतलब ये वाई एक्सिस से कहाँ मीट करेगा। अरे भाई ग्राफ रुके तो सही, तभी तो बताएंगे। तो हम ये कहेंगे कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्पीड, this graph represents infinite speed which is not possible. Infinite speed which is not possible. ठीक है, उसके बाद छठा देखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा the distance covered by a body cannot decrease with the increase of time. By a body cannot decrease with the increase, cannot decrease with the increase of time. So this type of graph is not possible. यहाँ पर लिख भी देना not possible, अभी समझाता हूँ कैसे। देखिएगा, इसमें ऐसा है कि जैसे यहाँ तो 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 सेकंड में मान लीजिए उसने 6 मीटर ट्रैवल करा। तो क्या 2 सेकंड में उसका मतलब 3 मीटर हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर टाइम बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है, वो ऑलरेडी 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है, तो अब क्या 3 मीटर रह जाएगा? ठीक है, मैंने ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है कि वो आगे जाने की बजाय पीछे आ गया, ठीक है। लेकिन मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एस वेक्टर नहीं लिखा है, ठीक है। एस वेक्टर लिखता तो इसका मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस या तो ये है कि वो 6 मीटर चलने के बाद में वो रुक गया वहाँ पर। अगर वो रुक गया तब भी तो हम ये कहेंगे कि दूसरे सेकंड में भी उसका डिस्टेंस ट्रैवल 6 मीटर ही था, ठीक है। तीसरे सेकंड में भी उसका डिस्टेंस ट्रैवल 6 मीटर ही था, वापस 3 मीटर नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो जब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही, कम नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि डिस्टेंस वहीं पर रुक जाए, ठीक है। मान लीजिए हम चलना शुरू करा और चलते चलते हम एक पॉइंट पर रुक गए, तो हमने मान लीजिए 4 मीटर या 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा था,
और हम रुक गए 5 मीटर पर, तो 5 मीटर पर रुकने का मतलब ये है कि अब हम रुके हुए हैं तो 1 घंटा भी बीत जाएगा तो डिस्टेंस 5 मीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये होगा उसमें। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फिर ये ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस टाइम के केस में ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और देखते हैं इसी में। सिंपल लिख लेना, हेडिंग डाल लीजिएगा इस पर कि मैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या अंतर हो सकता है वो भी देखेंगे। यहाँ पर भी लिख लेना नॉट पॉसिबल। शायद ये भी करवाया था तुमने, भी जो दिखाया था सच अ ग्राफ such a graph is not possible because such a graph is not possible because it represents two different positions at the same point of time. At the same point of time, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, तो 3 सेकंड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 सेकंड में आप 2 मीटर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लें और उसी में आपने जो है 6 मीटर डिस्टेंस जो है वो भी ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल लिख दीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। ये तो डिस्टेंस टाइम था, फिर लिखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। पहला तो भैया से अब यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे एस और एस के ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। represents zero velocity। जीरो वेलोसिटी मतलब वही है कि बॉडी रेस्ट में।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वही चीज़ है उसमें लास्ट पहले वाले में हमने यूनिफॉर्म स्पीड बोला था, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। Represents uniform acceleration. हाँ हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, भाई वही जैसे मैंने आपका स्पीड का बताया कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी मतलब आप इस बार क्या है कि डायरेक्शन दे दिया उसको, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन uniform acceleration graph between displacement and time is always a parabola bending upwards. ठीक है, ये पैराबोला शायद बताया था उन्होंने, पैराबोलिक ग्राफ बेंडिंग अपवर्ड्स। Fourth, लिखिएगा सिमिलरली और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम। Similarly, for uniform deceleration, displacement time graph is a parabola bending downwards. Is a parabola bending downwards. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और टाइम के बढ़ने से पहले यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट इतना था, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, टाइम के साथ टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो हम ये कहेंगे कि दिस ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, दिस ग्राफ with negative slope represents that a body is returning back, to its initial position. Body is returning back to its initial position. ठीक है, एक और देखिएगा। और देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि डिस्प्लेसमेंट पहले तो ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे घटता गया, फिर यहाँ पर आ गया है, पॉइंट बी पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर पहुँच गई, जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी। और फिर अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहा था। नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि वो अपनी, हम मतलब एक पॉइंट पर अगर यहाँ पर खड़े होते तो यहाँ से पहले इधर गए, फिर वापस आए और फिर पीछे की तरफ जाने लगे उल्टा। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो दोबारा बताऊँ, समझ गए? आप ये सोचिएगा कि तीन बिल्डिंग्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। लाइन से तीन बिल्डिंग्स हैं, ए बी और सी, और हम जो हैं, हमने बी से जर्नी स्टार्ट करी थी, बी से जर्नी स्टार्ट करके हम सी तक पहुँच चुके थे। अब हम सी से वापस बी पर आ रहे हैं, तो सी से वापस बी पर आ रहे हैं, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट लगातार कम हो रहा है। और बी पर आकर, बी से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, बी पर आकर हम रुके नहीं, अब हम बी से भी पीछे चले गए, यानी कि ए तक पहुँच गए। तो वो चीज़ है, ठीक। नोट करिएगा इसमें कि इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम पोजीशन ए that body returning from position A moves past the original position B and then move towards C with a uniform velocity.
C with a uniform velocity। तो ये आपके सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गए। उसके बाद देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। एक चीज़ जो ना आपको, जैसे अब 10th क्लास आपकी ख़त्म हो गई है, 11th क्लास चालू हो गई है, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि जो ये जो CBSE बोर्ड है इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10th क्लास तक जो सिलेबस है ना बड़ा आसान होता है और 11th क्लास से एकदम से बर्डन पड़ता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ना अपना मेंटल कैलिबर बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमको आदत नहीं है उतना ज़्यादा देर तक पढ़ने की, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझने की, होल्ड करने की भी कैपेसिटी है नहीं हमारे अंदर। तो उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे ऐसे नहीं होगा जैसे 10th तक जो पढ़ने का स्टाइल था वो ये था कि मैं 1 घंटे 2 घंटे हम बैठ गए और 1 घंटे 2 घंटे में सो गया, निकल लिए, फिर अपना इधर उधर खेलने कूदने चले गए या फ्रेंड से मिलने चले गए। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा और ये आदत डालनी ही पड़ेगी। अब नहीं डालोगे तो 12th में मजबूरी में डालनी पड़ेगी। वो आदत ये है कि जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ने के अलावा बस एक ही काम होना चाहिए, खाने का और सोने का। बस इसके अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ और डरा नहीं रहा। ये एक्सरसाइज तो अपने आप ही हो जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इस एज में। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मेंटली दिमाग पर जोर डालोगे आप थकोगे, आपको भूख भी लगेगी, ठीक है ना। तो उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है इस एज में। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको खेलना कूदना पसीने मारने की ज़रूरत है। वो आप 1-2 साल बाद भी भाग सकते हैं। तो अपना पढ़ना है और जैसे ही टाइम मिले उस टाइम मिले, थक गए तो भाई रेस्ट लेकर एनर्जी नहीं गेन कर लो, नहीं तो और टाइम चुराना भी पड़ेगा, टाइम चुराना भी पड़ेगा। अरे अभी तो मैं ट्यूशन गई थी, अभी मैं स्कूल गई हूँ, अभी मैं यहाँ से वहाँ तक आने जाने में मैं थक गई इतना, है ना। अभी वहाँ का स्कूल का होमवर्क करना था और ट्यूशन का मेरे से नहीं हो रहा यार, बंद कर इसको, सो अगले दिन देखूंगी। अब वो अगला दिन ना आएगा ही नहीं, वो आएगा एक्चुअली में एक दिन का काम पेंडिंग हो जाएगा ना, फिर तो ये समझो कि पूरे महीने का काम पेंडिंग। पूरी 11th में पेंडिंग ही रहता है काम। और दूसरी चीज़ ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, वो जो बच्चे हंसते हैं ना पीछे बैठकर क्लास में, ठीक है, वो क्या है कि वो ये मान चुके हैं कि अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, है ना। अब हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमको टाइम मिल ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे हैं वो मन ही मन ये सोचते हैं कि काश 30 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है, तो शायद कुछ मेरे को 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं, वो टाइम चुराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते टाइम आप बस में बैठे हुए हैं और बस में बैठे हुए आधा घंटा भी मिल रहा है यार, आधे घंटे या तो आँख बंद कर लो, ठीक है, या फिर अपना कोई नोटबुक उठाकर पढ़ना शुरू कर दो। मतलब जिसमें लेस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला काम तो आप नहीं कर सकते भीड़ भड़क के में, शोर शराबे में, ठीक है। एक आएगा वो पीछे से हाथ ही मार देगा, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, चल उधर चल, है ना। तो वो हाँ मतलब हाँ वो चलती रहेगा। तो वो टाइम आपको ना चुराना पड़ेगा, वो टाइम चुराना पड़ेगा। और शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मज़ा नहीं आया, गलत कर रही हूँ, है ना। मैं तो और 1-2 ऐसे भी आएंगे नालायक जो काम में आकर ये कहेंगे भाई 11th-12th लाइफ में एक ही बार मिलती है, इसको जी लो, है ना, नहीं तो तब में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे भी तो ऐसे मिलेंगे और 1-2 ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि 11th इज अ रेस्ट ईयर, मैं अपने दिमाग को रेस्ट दे रहा हूँ और 12th में ही मुझे सारी मेहनत करनी है। तो ऐसों की भी ऐसों की बातों में मत आना, क्योंकि 11th में अगर आदत पड़ गई, अच्छी आदत पड़ गई, अच्छी आदत है, अगर आदत पड़ गई तो 12th में दिक्कत नहीं आनी है। पहले दिन से लग जाओ और फिर मज़ा आने लगेगा इस काम में। हफ्ता 10 दिन करके देख लो, फिर मज़ा आने लगेगा। फिर ये दिखाई देगा ना टॉपिक्स निपटते जा रहे हैं और टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं मेरे को ना 8 से 9 का एक टाइम ड्यूरेशन रात का ऐसा होता है, इसमें ना मेरी जान निकल जाती है, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। तो जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है वो उठा लो, तब वो उठा लो जो सबसे आसान लगे। जब सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, जब सबसे ज़्यादा फ्रेश हो तो आप ये कहोगे कि नहीं यार फ्रेश माइंड से तो मेरे को वो पढ़ना चाहिए ना जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं, फ्रेश माइंड से वही पढ़ो जो चीज़ परेशान कर रही है, उसके पीछे पढ़ो, क्योंकि फ्रेश हो, एनर्जी है इस टाइम बॉडी के अंदर, पेशेंस होके पीछे जाने की लगो उसके पीछे, नहीं आएगा समझ में। और जब आपको प्रॉब्लम आएगी ना पढ़ते हुए, जब प्रॉब्लम आएगी तो आपके चेहरे पे वो गुस्सा दिखाई देगा कि यार ये डाउट मैंने पूछा है सर, पहले ये डाउट बताओ उसके बाद आगे चलना है। ये डाउट जब तक मेरा क्लियर नहीं होगा मुझे रात में नींद नहीं आनी। तो ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी।
तो इसको अभी से कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलना आपको, और हर बच्चा यही कंप्लीट करेगा, हर बच्चा। क्योंकि मेरी माँ भी मेरे से यही कहती है कि बेटा लिख लिख कर देख, लिख लिख कर देखूँ कहाँ से, देखूँ कहाँ से। अगला बोलेगा भाई मेरी माँ भी मेरे से ये कहती है, ये सारी माँ एक जैसी होती है, तो फिर ये हो जाएगा। और फिर अच्छा ठीक है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बस फिर हंसना शुरू। और चल यार पीछे बैठते हैं, आज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, आज मेरे को ना कुछ एंजॉय कर। पीछे बैठ गए, पीछे बैठ कर पता चला कि कुछ समझ में नहीं शोर ही आया। मचा रहे हैं बिना मतलब। एक दो ऐसे भी करेक्टर रहते हैं जो बैग आके रख देते हैं डेस्क पर, हाँ। है ना, और टीचर ने अगर कोई सवाल पूछा ना तो बस मुंह नीचे करके हाँ बस ऐसे हाँ, बस भी आवाज़ ही निकाल देगा हाँ बस ऐसे, और टीचर खिलसेगा ऐसा। हाँ। वैसे भी आप फिजिक्स में सर, वो पढ़ेंगे उनकी वजह से जो उनकी एक गलती टॉपिक, कहते हैं ना, एक उन्हें रेजोनेंस डांटना होता है, एक रेजोनेंस करके एक टॉपिक होता है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि कुछ तुमने बोला, कुछ तुमने बोला, कुछ तुमने बोला, कुछ तुमने बोला, तो वो सारी अलग अलग तरीके की जो आवाज़ें हैं वो मिक्स हो गई। तो टीचर सामने खड़ा हुआ है, उसके पास ऐसी आवाज़ पहुँच रही, तो वो चिढ़ रहा है, वो चिढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। कई बार हम चिढ़ जाते हैं, कई बार हम चिढ़ जाते हैं, होता है बहुत ऐसा, है ना। और फिर वो उसको ये लगेगा कि यार मैं तो हो रहा हूँ परेशान, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बच्चा क्या बोल रहा है, ये सारे दांत दिखा रहे हैं, ठीक है। और बस उसको जिसके दांत सबसे ज़्यादा बुरे लग जाएंगे, जो ब्रश करके नहीं आया होगा, उसी पकड़ लेंगे, थोड़ा हो गया बेटा बाहर आ गया। और इस चीज़ का थोड़ा सा सर, ध्यान मेरे रखना। पीछे से तो लड़के बैठते हैं, उनकी वजह से मैं हमेशा मेरी का काम हो गया, इसलिए हमेशा मेरा वीडियो बदलूंगी। 2-4 दिन अगर ऐसा है ना, 2-4 दिन मास्क लगा कर चले जाओगे सर, थोड़ी ना तबीयत खराब है, क्योंकि उससे ना फिर दांत नहीं दिखाई देंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन आंखों पर कंट्रोल रखना है, हंसी आंखों से भी दिखाई देगा, और वो गिनती की नज़र से देखता है टीचर, तो ध्यान रखो इस चीज़ का, वो पकड़ लेगा कि नहीं ये मास्क के अंदर हंस रही है, ठीक है ना। चलिए जी, बाकी अगली क्लास में देखूँगा, तो करके देखना जो तरीका बताया है, ठीक है सर। है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना, और ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो अपना लग गया 2 घंटे तो उसी में लगे पड़े, नहीं भाई 1 घंटे बाद चेंज कर दो सब्जेक्ट। ये नहीं कि लगातार लगी रहो कि आज फिजिक्स तो बहुत बढ़िया हो गई, बायो में कुछ आता ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेकर चलो, हो जाएगा। सर उल्टा होता है, बायो बहुत बढ़िया हाँ।